इस वीडियो में मैं आपको थर्मोडायनामिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आने वाले सभी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए और गेट एंड सीएसआर नेट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरू करते हैं मैक्सवेल स्क्वायर से। अगर आप ये जो स्क्वायर देख रहे हो यहाँ पर, जो ये प्रेशर, एंट्रोपी, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी, अगर आपको ये याद रह गया और ये जो फॉर्मूला बना है, इन फॉर्मूला के कैसे बना है वो पैटर्न आपको समझ में आ गया, तो आप इस स्क्वायर से आप ये फॉर्मूला निकाल सकते हो एकदम आसानी से। तो थर्मोडायनामिक ये जो मिडिल में है, एंथैल्पी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी, इन सबको बोलते हैं थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स। एंड जो कॉर्नर पे है, प्रेशर, एंट्रोपी, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन सबको बोलते हैं थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स। तो आप यहाँ पर देखिए कि आप थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स को आप कैसे निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स। तो मान लो अगर आपको एंथैल्पी निकालना है तो यहाँ पर आप देखो कि कभी कई जगह पर प्लस सिंबल है और कई जगह पर माइनस सिंबल है। तो वो कैसे आया मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, लेकिन पहले आप जान लो कि बाकी सब टर्म्स कैसे आया। तो अगर आपको एंथैल्पी निकालना है तो DH इज इक्वल टू ये इसके बगल में जो होगा, ये यहाँ पर प्रेशर है एंड एंट्रोपी है S। तो आपको यहाँ पर आप DH लगाओगे, H के आगे D लगाओगे, तो आपको S के आगे भी D लगाना है और इसके बगल में दूसरा जो है P के आगे भी D लगाना है। ऐसे ही आप U को अगर निकालोगे, इंटरनल एनर्जी को, ये वाला, तो इसके आगे D लगाओगे, तो इसके अगल बगल में जो भी है S एंड P, उसके आगे भी आपको D लगाना पड़ेगा। अब देखिए DH इज इक्वल टू TDS प्लस फी DP। तो आप यहाँ पर देखो, तो वो कैसे आया, तो D किन किन जगह पर D लगाना है वो तो आपको बता दिया। अब क्या करें कि अगर आप S के साथ D लगाओगे तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके फ्रंट साइड में जो भी वेरिएबल होगा, थर्मोडायनामिक वेरिएबल, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर DS लगा दिया हमने और उसके सामने टेम्परेचर है तो हमको T से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पर DP लगा दिया यहाँ पर, तो उसके सामने वॉल्यूम है तो फी से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे ही आपको अगर DG निकालना हो, गिब्स फ्री एनर्जी, तो DG इज इक्वल टू फी DP माइनस SDT। तो आप ऐसे ही हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी भी निकाल सकते हो। ये मैंने निकाल कर रख दिया है और आप देख भी सकते हो कैसे पैटर्न आया। अभी मैं आपको बताता हूँ कि माइनस चिन्ह कहाँ डालना है और पॉजिटिव चिन्ह कहाँ डालना है। तो अगर S के सामने या फिर प्रेशर के सामने और एंट्रोपी के सामने अगर D आ गया तो वहाँ पर प्लस डाल देना, और अगर टेम्परेचर के सामने या फिर वॉल्यूम के सामने D आ गया तो वहाँ पर माइनस डाल देना। तो आप यहाँ से देख सकते हो। तो वैसे ही अभी आप निकाल सकते हो थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स। तो आपको बस पैटर्न याद रखना है कि कैसे आपने निकाला। तो आप अगर पैटर्न याद रखोगे तो ये तो इजीली याद रह जाएगा 2-3 बार आपको लिखने से ही। तो आप ये वाला भी आप याद कर सकते हो, ऐसे ही इन फॉर्मूलाज के साथ भी है। तो अगर आपको प्रेशर निकालना है तो आप निगेटिव साइन कहाँ आएगा आपको मैं अभी बताता हूँ कि आपको अगर प्रेशर निकालना हो और एंट्रोपी निकालना हो तो उसके पहले तो निगेटिव साइन आएगा ही, और अगर टेम्परेचर निकालना हो और वॉल्यूम निकालना हो तो उसके सामने निगेटिव साइन आपको नहीं डालना, वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अभी आप देखो, अगर प्रेशर निकालना हो तो उसके ऑपोजिट साइड में जितने भी थर्मोडायनामिक पोटेंशियल होंगे उसके टर्म में आप निकाल सकते हो।
जैसे कि आपको अगर प्रेशर निकालना हो तो आप हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी के टर्म पे निकाल सकते हो, इसके सामने है, और फ्री इंटरनल एनर्जी के टर्म में भी आप निकाल सकते हो, इसके सामने है। वैसे ही अगर आपको एंट्रोपी निकालना हो तो इसके सामने है गिब्स फ्री एनर्जी, आप देखिए ये गिब्स फ्री एनर्जी, और इसके सामने हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी भी है, तो इसके टर्म में भी आप निकाल सकते हो। तो माइनस साइन का फंडा तो आपको बता ही दिया। तो अभी आप देखिए, आपको अगर प्रेशर निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हो, डेल ए बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब पैटर्न ध्यान से देखो, डेल ए बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। वैसे ही ये वाला आगे तो माइनस साइन आएगा। अभी और देखो कि प्रेशर को आप दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हो, डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी, ये वाला। अभी एंट्रोपी को निकाल कर बताता हूं। एंट्रोपी के सामने ये वाला डेल जी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस वन डेल ए बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दिस वन। ऐसे ही आप टेम्परेचर को भी निकाल सकते हो और वॉल्यूम को भी निकाल सकते हो, ये सेम पैटर्न होगा। तो टेम्परेचर के सामने होगा U, तो डेल U बाई डेल S एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और टेम्परेचर के सामने ये भी है, तो ऐसे भी लिख सकते हो डेल H बाई डेल S एट कांस्टेंट प्रेशर, ये वाला डेल H बाई डेल P, और ये वाला डेल H बाई डेल S एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ऐसे ही आप वॉल्यूम के साथ भी देख सकते हो। अब देखो कि मैक्सवेल स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से फॉर्मूला डायरेक्टली पूछते हैं, तो आप ये याद रखना, 2-3 बार लिख लोगे तो, और पैटर्न को भी याद रख लोगे तो आसानी से निकल जाएगा। अभी आते हैं, आप थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स को भी एक दूसरे पैटर्न से भी आप लिख सकते हो। यहाँ पर आपको एक पैटर्न आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है, कि मान लो अगर एक में निगेटिव साइन नहीं दिया है, अगर इस क्वेश्चन को दे दिया लेकिन निगेटिव साइन इसमें नहीं दिया। वैसे ही अगर यहाँ पर फी टी पी है लेकिन आपको फी पी टी दे दिया और उसको इक्वल आपको दे दिया कि एस पी टी, तो ऐसे आपको रॉन्ग कौन सा है या फिर कौन सा करेक्ट है आपको फाइंड करने बोल सकता है। तो आप इसका आप पैटर्न देखो, आप पहले वाले को देखो, पी एस फी इज इक्वल टू टी फी एस। दूसरे वाले को देखो, एस फी टी इज इक्वल टू पी टी फी। तीसरे वाले को देखो, फी टी पी इज इक्वल टू एस पी टी। तो अगर एक पहला अगर ऐसा जा रहा है कि यहाँ से शुरू करके यहाँ आया फिर यहाँ आ गया, तो फिर दूसरे वाला कैसे आएगा, यहाँ से शुरू करके यहाँ आ गया और फिर यहाँ आ गया। तो ऐसे ही आप निकाल सकते हो। सेम पैटर्न है इन सारों फॉर्मूला के लिए। और निगेटिव साइन आपको कहाँ डालना है, अगर कांस्टेंट एंट्रोपी आ गया और कांस्टेंट प्रेशर आ गया तो आपको निगेटिव साइन आगे डालना है। एक इम्पोर्टेंट बात है, आप इस लास्ट फॉर्मूला को देखो, यहाँ पर इसके प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है और एंट्रोपी कांस्टेंट है, तो इसके आगे भी निगेटिव साइन है, इसके आगे भी निगेटिव साइन है। तो आपको अगर ऑप्शन में दे दिया कि ये वाला इसे पॉजिटिव करके दे दिया और इसे भी पॉजिटिव करके दे दिया, तो वो भी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा। तो आपको मैक्सवेल स्क्वायर को 2-3 बार लिख लो और पैटर्न कैसा है 2-3 बार देख लो, तो आपको अच्छी तरीके से ये 12 फॉर्मूला याद रह जाएगा। तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी सिंपली वो है जो इंडिपेंडेंट है सिस्टम के अमाउंट पर। सिस्टम में जो भी मटेरियल्स रहेगा उसके अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट है, तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएगा। और अगर वो डिपेंडेंट है तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी।
तो जैसे एग्जांपल्स हो गया, आप यहाँ पर देख सकते हो पीएच, अगर पीएच निकालना हो तो आप मान लो कि एक तालाब के पानी का पीएच निकालना हो तो आपको तो सभी तालाब में जितने लीटर पानी होगा उसको तो आपको पीएच नहीं निकालना ना, आपको बस टेस्ट ट्यूब में थोड़ा ले आए तो बीकार में डालकर उसका ही पीएच निकालते हैं। तो वैसे ही तो पीएच हो गया इंटेंसिव प्रॉपर्टी, वो डिपेंड नहीं करता अमाउंट पर। तो वैसे टेम्परेचर, विस्कोसिटी, ये सब ईएमएफ, ये सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और यहाँ पर एग्जांपल है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का। अभी एक बात आप याद रखो कि अगर आप डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, लेकिन मास और वॉल्यूम तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो आप ये बात याद रखो कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो अब आते हैं स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन पर। एक रिएक्शन में जो भी फंक्शन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेंगे उन सबको बोला जाएगा स्टेट फंक्शन, एंड जो भी फंक्शन इनिशियल से लेकर फाइनल स्टेट पर जाने पर जो भी पाथ फॉलो करना पड़ेगा उस पर डिपेंड करेगा तो उसको बोला जाएगा पाथ फंक्शन। वर्क एंड हीट आर द ओनली पाथ फंक्शंस, एंड बाकी सब बाकी सब स्टेट फंक्शन है, जैसे एंट्रोपी हो गया, एंथैल्पी हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, विस्कोसिटी हो गया, ये सब स्टेट फंक्शन है। अभी दो बात इंपॉर्टेंट है कि स्टेट फंक्शंस यूलर्स थ्योरम फॉलो करता है, तो इस पर अगर हो सके तो मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। और साइक्लिक इंटीग्रल स्टेट फंक्शन के जीरो होते हैं, वो पार्ट फंक्शन के साइक्लिक इंटीग्रल जीरो नहीं होते, लेकिन स्टेट फंक्शन के साइक्लिक इंटीग्रल जीरो होते हैं। तो यूनिट कन्वर्जन में ये सब काम आएंगे, तो इसे भी आप पॉज करके एक बार लिख लो और याद कर लेना, गैस कांस्टेंट के वैल्यू, एंड आप वॉल्यूम्स के भी आप यूनिट कन्वर्जन कैसे कर सकते हो उसे भी याद करना। और यहाँ पर मैं प्रेशर के यूनिट कन्वर्जन्स को लिखना भूल गया, लेकिन आप इंटरनेट से देखकर एटमॉस्फेयर, बार, पास्कल, जो mm ऑफ मर्क्यूरी बोलते हैं, उन सबको आप याद रख लेना, क्योंकि आप देखो कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको मैथमेटिकल क्वेश्चन ही होगा, तो आपको यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा, तो इसीलिए आप याद रख लेना। अभी आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये वाला है। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट प्लस वर्क डन। तो वर्क डन को आप माइनस पी डी वी ऐसे भी लिख सकते हो, तो तब हो जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डी वी। अभी आते हैं हीट कैपेसिटी पर। हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो चेंज इन हीट विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये वाला इक्वल हो जाएगा डी यू बाई डी टी एट कांस्टेंट पी, एंड सी पी इज इक्वल टू डी एच बाई डी टी एट कांस्टेंट पी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आप याद कर लेना। इसके फॉर्मूला आगे भी आएंगे, यहाँ पर मैंने डाला हुआ है, वो आपको मैं बता दूंगा तब। अब अभी इसे देखिए, अल्फा को आप हम बोलते हैं थर्मल एक्सपांशन कोफिशिएंट। तो अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई फी डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू 1 बाई टी। 1 बाई टी किसके लिए है? आइडियल गैस के लिए। ऐसे ही आप बीटा को निकाल सकते हो, बीटा को बोलते हैं आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी कोफिशिएंट, एंड गामा को बोलते हैं आइसोकोरिक थर्मल एक्सपांशन कोफिशिएंट। गामा इज इक्वल टू 1 बाई टी फॉर आइडियल गैस, बीटा हो गया 1 बाई पी फॉर आइडियल गैस। ऐसे ही आप बीटा का रेसिप्रोकल है ये वाला, इसे बोलते हैं इलास्टिसिटी कोफिशिएंट इसे, तो इसे भी याद कर लेना। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर में बोले तो क्रिटिकल टेम्परेचर में
और सॉरी, इसे मैं मुझे प्रेशर लिखना चाहिए था, डेल पी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर में क्या हो जाएगा, डेल पी बाई डेल वी इज इक्वल टू 0। तो मतलब डेल पी बाई डेल वी इक्वल टू 0, तो इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट 0 के बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, तो डेल, ये वाला डेल पी समझ लो इसे, अब लिख लेना ठीक से। तो यहाँ पर डेल वी बाई डेल पी लिखा हुआ है, तो 1/0 हो जाएगा, तो वो वाला हो जाएगा इनफाइनाइट। तो एट क्रिटिकल टेम्परेचर बीटा इज इक्वल टू इनफाइनाइट एंड इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 0। तो ऐसे ही गामा को भी याद कर लेना। तो अभी आते हैं थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट पर। इसे बोलते हैं फर्स्ट थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट एंड सेकेंड वाला को बोलते हैं सेकेंड थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, इसे इंटरनल प्रेशर भी बोला जाता है। तो डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू टी पी टी वी माइनस पी, एंड डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस टी वी टी पी प्लस पी। तो आप ऐसे फ्लो में बोला करो तो आपको आसानी से याद रह जाएगा। और अपने लिए पैटर्न ढूंढ लो कि आप कैसे याद रख सकते हो चीज़ों को, तो उससे आपको आसानी होगा। तो फर्स्ट थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, जिसे हम इंटरनल प्रेशर बोलते हैं, और सेकेंड थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, ये दोनों इक्वल हो जाता है 0 के फॉर आइडियल गैस, एंड इंटरनल प्रेशर इज इक्वल टू an स्क्वायर डिवाइडेड बाई v स्क्वायर फॉर van der Waals गैस, एंड डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ये वाला इक्वल हो जाता है b माइनस ट्वाइस a बाई आर टी फॉर van der Waals गैस। तो अभी आते हैं साइक्लिक रूल पर। साइक्लिक रूल फॉर आइडियल गैस, ये वाला इक्वल हो जाता है -1 के बराबर हो जाता है। तो अब इसे कैसे याद रख सकते हो कि ऊपर आप प्रेशर लिख दो डेल पी, यहाँ पर भी डेल पी आप लिख दो, तो डेल पी बाई डेल वी लिख दो, पी वी टी। तो आप नेक्स्ट कैसे स्टार्ट करो, वी टी पी। अब उसके बाद कैसे स्टार्ट करो, टी पी पी, ये देखो टी पी पी। ऐसे ही आप दूसरे वाले को भी आप देख सकते हो, अगर पी के नीचे टी लिख दिया और उसके नीचे पी, तो आप नेक्स्ट वाले को कैसे स्टार्ट करो, टी भी पी। तो ये देखो टी भी पी। नेक्स्ट वाले को कैसे देख सकते हो, भी पी टी, भी पी टी। तो अगर आप इसके बाद इसे ना लिखकर इसे भी लिख दे, तब भी आपका रॉन्ग नहीं होगा। और ऐसे भी आप अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपको याद रखना आसानी होगा। तो आप देख लो एक बार इक्वेशंस को और फॉर्मूलास को। अभी -1 कैसे आया आप निकाल सकते हो, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। इस फॉर्मूला में प्रेशर को निकालकर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखकर, ऐसे ही वॉल्यूम को निकालकर प्रेशर को कांस्टेंट रखकर, जैसे कि फी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि एन आर टी डिवाइडेड बाई पी हो जाएगा। ऐसे ही टेम्परेचर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी वी डिवाइडेड बाई एन आर हो जाएगा, या फिर पी वी डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा, और जहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो ऐसे आप डिफरेंशिएशन करके आप निकाल सकते हो, -1 आएगा फॉर आइडियल गैस। अभी आप देखो तो ये वाला तो था हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड ये वाला था हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो Cp माइनस Cv का बहुत ये वाला एक रिलेशन है, ये वाला जनरल रिलेशन है। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू TpTv VTp। आप देखो एक बार, TpTv VTp, ये देखो VTp। तो आप फ्लो में बोलो तो आपको याद रह जाएगा, और पैटर्न को अच्छे से देखो कि कैसे बोला जाता है। अभी फॉर आइडियल गैस Cp माइनस Cv इक्वल हो जाएगा गैस कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा, और Cp माइनस Cv van der Waals गैस के लिए nR1 प्लस ट्वाइस ए बाई RTB इसके बराबर हो जाएगा। Cp माइनस Cv को अगर
थर्मोडायनामिक कोफिशिएंट्स के टर्म्स पर लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि अल्फा स्क्वायर टी इलास्टिसिटी कोफिशिएंट, और इलास्टिसिटी कोफिशिएंट बीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो आप इसके जगह 1/बीटा भी लिख सकते हो। तो आप इन सबको भी याद कर लेना। अभी आते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम पर। सभी मॉलिक्यूल्स के वो मोनोएटॉमिक हो या फिर डायटॉमिक हो या फिर ट्राइएटॉमिक हो, तो वो इक्वल हो जाएगा, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम उसका इक्वल हो जाएगा थ्राइस n के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर n है एटॉमिसिटी, मतलब n है नंबर ऑफ एटॉम्स। तो अगर मोनोएटॉमिक हुआ तो n बराबर हो जाएगा 1 के, तो वहाँ पर टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा। फॉर अगर डायटोमिक के लिए देखा जाए, जैसे कि N2 के लिए देखा जाए, तो वो क्या होगा कि n इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 6। तो ऐसे ही ट्राई एटॉमिक के लिए भी आप देख सकते हो। अभी आप देखो कि मॉलिक्यूल्स क्या होता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स लीनियर होते हैं और कुछ होते हैं नॉन लीनियर। तो पहले आएगा ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसके बाद आएगा रोटेशनल एंड उसके बाद आएगा वाइब्रेशनल लास्ट पर। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम सबके लिए, वो लीनियर हो या नॉन लीनियर हो, वो मोनोएटॉमिक हो या डायएटॉमिक हो या विथ ट्राइएटॉमिक हो, वो सबके लिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाएगा, इक्वल टू 3 हो जाएगा। जैसे कि एक मोनोएटॉमिक होगा तो उसके लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ही होगा, तो उसके लिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा और उसके लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं रहेगा। ऐसे ही अगर आप यहाँ से देख सकते हो कि लीनियर होगा, तो मॉलिक्यूल अगर लीनियर होगा तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो जाएगा, एंड वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आप कैसे निकाल सकते हो? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम से, ये वाला टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम से आपको ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल आपको सबसेट करना होगा। ऐसे ही आप नॉन लीनियर के लिए निकाल सकते हो। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम वो पहले आएगा, वो 3 हो जाएगा, एंड रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाएगा। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को एंड रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को, मतलब 6 को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। अभी यहाँ से आपको निकालना आता है कि इंटरनल एनर्जी कैसे निकाल सकते हो। तो इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जितना होगा, कि जैसे मान लो फॉर एवरी मॉलिक्यूल इट विल बी 3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1/2 RT प्लस ये वाला रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम R मतलब, तो यहाँ पर हो जाएगा लीनियर के लिए 2 हो जाएगा, नॉन लीनियर के लिए 3 हो जाएगा। ऐसे ही आपको लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइड बाई 1/2 RT प्लस वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ये वाला, तो उसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा RT को। यहाँ पर हाफ RT मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको सिंपली RT को मल्टीप्लाई करना है। और आपको ये बात याद रखनी है कि अगर टेम्परेचर कम हुआ, कि आपको मेंशन क्या हुआ है कि टेम्परेचर कम है, तो आपको वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसीडर नहीं करनी, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो आपको वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसीडर करनी है। तो ऐसे ही आप C भी यहाँ से निकाल सकते हो। अगर आपने U निकालना है, इंटरनल एनर्जी निकाल दिया, तो आप C भी निकाल सकते हो इस फॉर्मूला से। तो C भी इक्वल टू क्या हो जाएगा? C भी इक्वल टू T हाफ R। सो यहाँ से T ये टेम्परेचर हट जाएगा और वो हो जाएगा CV के बराबर इस फॉर्मूले के हिसाब से। और आप CP निकाल सकते हो, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। तो CP इज इक्वल टू R प्लस CV हो जाएगा। तो CV निकालने के बाद आप CP निकाल सकते हो। तो गामा का वैल्यू आप इसके लिए आप निकाल सकते हो, गामा इज इक्वल टू CP बाई CV। तो ये वाला फॉर्मूला है।
अभी मैं यहाँ पर भी आऊँगा। तो अभी देखो, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन ऑफ आइडियल गैस। तो कुछ प्रोसेस है, जैसे कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन आइडियल गैस के लिए, तो वहाँ पर अब देखो कि अगर आइडियल गैस के लिए बात करें और आइसोथर्मल हो गया, अगर वो रिएक्शन आइसोथर्मल है और फॉर आइडियल गैस है, तो इंटरनल एनर्जी 0 के बराबर हो जाएगा। फिर आपको W इज इक्वल टू माइनस क्यू हो जाएगा। ऐसे आप W इज इक्वल टू दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू माइनस nRT ln V2 बाई V1, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस nRT ln P1 बाई P2 फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। तो ये वाला निगेटिव टर्म पर होगा, लेकिन अगर अब हमको Q निकालना है, हीट निकालना है फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन फॉर आइडियल गैस, तो Q इज इक्वल टू nRT ln V2 बाई V1 ये हो जाएगा। आगे देखते हैं, फॉर इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, यहाँ पर भी आइसोथर्मल है और आइडियल गैस है, तो डेल यू इंटरनल एनर्जी सेंस 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी W इज इक्वल टू माइनस क्यू, तो W इज इक्वल टू माइनस nRT 1 माइनस P2 बाई P1। फॉर्मूला को याद रखना। अभी फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस du इज इक्वल टू W। यहाँ पर देखो कि मेंशन क्या हुआ है, एडियाबेटिक। तो एडियाबेटिक मतलब क्या हो गया, यहाँ पर Q0 हो गया, तो Q0 हो गया तो डेल्टा U दैट इज इंटरनल एनर्जी सेंस वर्क डन के बराबर हो गया। तो डेल्टा U इज इक्वल टू W इज इक्वल टू n CVdt। तो मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको दिखाया था कि CV इज इक्वल टू डेल U बाई डेल T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो वहाँ से भी आप ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, मतलब देख सकते हो। तो फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, यहाँ पर कुछ और फॉर्मूलाज भी आते हैं जिनसे पॉइजन इक्वेशन बोलते हैं, पॉइजन इक्वेशन। तो P टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, T टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एंड P1 माइनस गामा T टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और गामा को आप ऐसे निकाल सकते हो। और ये पॉइजन्स इक्वेशन सिर्फ रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन आइडियल गैस के लिए ही आएगा, दूसरे कंडीशंस के लिए नहीं आएगा। अभी आप देखो इरिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, तो ये वाला हो जाएगा NCV dt टेम्परेचर सेंस T2 माइनस T1 इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल T2 माइनस T1। तो इसे याद रख लेना। अभी आते हैं रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ रियल गैस। अभी आ गया रियल गैस के बारे में। तो रियल गैस में W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस nRT ln V2 माइनस NB डिवाइड बाई V1 माइनस NB माइनस AN स्क्वायर 1 बाई V2 माइनस 1 बाई V1, ये V1 होना चाहिए था। अभी DQ क्या हो जाएगा, ये वाला जो है ये अगर आप रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ रियल गैस के लिए अगर आप W को याद रखते हो, वर्क डन को, तो आप DQ और डेल्टा U आप ऐसे ही निकाल सकते हो। यहाँ पर आप बाकी चीज़ों को छोड़ दो और यहाँ पर ये माइनस सिन को पॉजिटिव कर दो, तो ये वाला आप देख लो DQ के बराबर हो जाएगा। और ये वाला माइनस इन टर्म्स को आप छोड़ दो, तो यहाँ पर माइनस सिन के साथ, माइनस साइन के साथ ये वाला हो जाएगा डेल्टा U के बराबर। अभी नेक्स्ट आते हैं डेल्टा H इक्वल टू एंथैल्पी चेंज इक्वल टू 2 डेल्टा U प्लस nRT V2 माइनस V2 डिवाइडेड बाई V2 माइनस NB माइनस V1 डिवाइडेड बाई V1 माइनस NB। यहाँ पर ब्रैकेट था, nRT से मल्टीप्लाई होता है। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि n स्क्वायर RTB 1 बाई V2 माइनस NB माइनस 1 बाई V1 माइनस NB। तो अभी आते हैं रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, सॉरी फॉर रियल गैस। तो यहाँ पर एडियाबेटिक कंडीशन दिया हुआ है, तो मतलब Q मतलब हीट सेंस 0 हो जाएगा
सो W इज इक्वल टू डेल्टा U हो जाएगा। तो यहाँ पर है एन सी वी T2 माइनस T1 माइनस ए एन स्क्वायर 1/V2 माइनस 1/V1। यहाँ पर मैंने गलती से फिर से 2 लिख दिया, तो आप देख लेना। तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस एन आर T2 डिवाइडेड बाई V2 माइनस एन बी माइनस T1 डिवाइडेड बाई V1 माइनस एन बी माइनस ए एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/V2 माइनस 1/V1, ये हो जाएगा। और अभी कार्नोट इंजन पर आते हैं। तो कार्नोट इंजन यहाँ पर मैं डालना भूल गया, जो ग्राफ्स होते हैं उनको भी याद रख लेना और समझ लेना, वो भी ज़रूरी होते हैं। तो इसे बोलते हैं एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। ये इक्वल हो जाता है माइनस W डिवाइडेड बाई QH मतलब इनपुट हीट। तो यहाँ पर भी QH मतलब इनपुट हीट एंड QC मतलब आउटपुट हीट। तो ये वाला आप देख लो। और अगर हीट नहीं टेम्परेचर दिया हुआ है तो TH माइनस TC डिवाइडेड बाई TH हो जाएगा। और डेल्टा H हम निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला बहुत क्वेश्चंस में काम आते हैं, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत आया है। जैसे कि आपको डेल्टा H निकालने बोल दिया और डेल्टा U निकालने बोल दिया आपको डेल्टा H गिवन करके, तो ऐसे आप निकाल सकते हो। डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG RT। ये डेल्टा NG क्या है कि प्रोडक्ट में जो भी गैस फॉर्म होगा, गैस के कितने मोल्स है उससे आपको रिएक्टेंट के गैस के कितने मोल्स है उसको माइनस करना पड़ेगा। जैसे कि आप मान लो रिएक्शन हो रहा है A प्लस बी, यहाँ से आपको C प्लस डी मिल रहा है। C प्लस डी दोनों गैस में है, गैसियस कंडीशन में है, और A गैस है, 1 मोल गैस है A का, लेकिन B गैस नहीं है। तो आपका डेल्टा NG यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और डेल्टा H2 इज इक्वल टू डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 इज इक्वल टू डेल्टा CP T2 माइनस T1। तो इसे बोलते हैं किरचॉफ्स इक्वेशन, इस वाले को। यहाँ पर आप देखो कि डेल्टा CP क्या है कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, वो प्रोडक्ट में जितने होंगे गिवन, उससे आपको माइनस करना पड़ेगा रिएक्टेंट में जितने हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर होगा। तो उसका उसको हम डेल्टा CP बोलेंगे। और डिफरेंट टेम्परेचर्स के लिए आपका चेंज इन एंथैल्पी डिफरेंट होगा। तो आप ऐसे भी बहुत क्वेश्चंस आ चुका है जिस पर आपको डेल्टा H2 और अगर मान लो आपको T2 निकालने बोल दिया है, बाकी सब टर्म्स आपको गिवन है। तो आप इन क्वेश्चंस इन फॉर्मूलाज को आप ध्यान से देखो। अभी आते हैं ये वाला हो गया क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, पहला वाला। dP बाई dt इज इक्वल टू डेल्टा S डिवाइडेड बाई डेल्टा V। और डेल्टा S को हम लिख सकते हैं डेल्टा H बाई टेम्परेचर। तो डेल्टा S अगर आपको निकालने बोल दे तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि डेल्टा H बाई टेम्परेचर अगर आपको गिवन है। तो dP बाई dt इज इक्वल टू हो गया डेल्टा H बाई T डेल्टा V। तो इस इक्वेशन से गेट में भी क्वेश्चन आ चुका है, तो जिस पर आपको पूछा गया था dt बाई dP का वैल्यू पूछा गया था और बाकी यहाँ पर टर्म्स आपको गिवन था, तो उल्टा करके दिया हुआ था। तो उस पर आपको ऐसे निकलना था कि T डेल्टा V डिवाइडेड बाई डेल्टा H, ऐसे आपको निकालना था। अभी आ गया था कि डेल्टा S को आप dQ बाई टेम्परेचर ऐसे भी लिख सकते हो। अभी आते हैं यूनिवर्स, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग्स। और एंट्रोपी को हमने अभी तो बोला ही था कि डेल्टा H बाई टेम्परेचर ऐसे भी लिख सकते हैं। और इससे भी बहुत क्वेश्चंस आ चुके हैं, IIT JEM में भी आ चुका है कि आपको सिस्टम का डाटा आपको गिवन है, सिस्टम का आपको एंट्रोपी गिवन है और सिस्टम का आपको एंथैल्पी गिवन है और टेम्परेचर भी गिवन है कि मान लो कि आपको
300 केल्विन पर यह डाटा दिया हुआ है। लेकिन आपको पूछा गया था कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स क्या है। यहाँ पर ये तो गिवन था, लेकिन डेल्टा एच सिस्टम गिवन था। तो डेल्टा एच सिस्टम इक्वल हो जाएगा नेगेटिव साइन देकर डेल्टा एच ऑफ सराउंडिंग्स, दैट इज डेल्टा एच ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच ऑफ सराउंडिंग। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। अभी अगर ये वाला थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन क्या था, एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टल इज 0। तो यहां पर W है नंबर ऑफ अरेंजमेंट। तो W है नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कि मान लो आप कार्बन CO को ही आप OC करके भी लिख सकते हो, तो वहां पर अरेंजमेंट 2 हो जाएगा, तो W इक्वल टू 2 हो जाएगा। लेकिन परफेक्ट क्रिस्टल को आप एक ही तरीके से अरेंज कर सकते हो। मान लो कि AB को आप AB ही लिख सकते हो, BA नहीं लिख सकते, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नंबर ऑफ अरेंजमेंट अब 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, तो ln1 तो 0 हो जाएगा, फिर एंट्रोपी 0 हो जाएगा। और इसे ही बोलते हैं एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टल इज 0। और ये गैस कांस्टेंट है, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो आप एंट्रोपी सेंस को ऐसे भी निकाल सकते हो, NCV ln T2/T1 प्लस NR ln V2/V1। और इस तरीके से प्रेशर NCP ln T2/T1 प्लस NR ln P1/P2। तो ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, ये फॉर्मूलाज भी आप अच्छे से देख लो। अभी आते हैं आइडियल मिक्सिंग पर। तो आइडियल मिक्सिंग का कंडीशन है डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग, डेल्टा यू ऑफ मिक्सिंग एंड डेल्टा फी ऑफ मिक्सिंग 0 के बराबर होना चाहिए। और डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग हम ऐसे निकाल सकते हैं, और डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग हम ऐसे निकाल सकते हैं। ये वाला हो गया नंबर ऑफ मोल्स, ये वाला हो गया मोल फ्रैक्शन। तो डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग 0 से 0 के इक्वल और ग्रेटर देन 0 आता है डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग। लेकिन यहाँ पर माइनस साइन है, इससे कोई बात नहीं। मतलब मोल फ्रैक्शन का जब ln मोल फ्रैक्शन करोगे, मोल फ्रैक्शन तो 0.5 हो गया या 0.91 से तो कम ही होगा, तो वो हो जाएगा, ये वाला पार्ट निगेटिव हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव और निगेटिव को ऐड करने के बाद हमें एक निगेटिव टर्म मिलेगा, और उसके साथ हम ये निगेटिव साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको पॉजिटिव टर्म मिल जाएगा। वैसे ही डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग ये है स्मॉलर देन 0, क्योंकि ये वाला टर्म निगेटिव हो जाएगा, ये वाला टर्म भी निगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, कुछ नहीं है, मतलब पॉजिटिव साइन है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा निगेटिव में आ जाएगा, तो वो हो जाएगा स्मॉलर देन 0। तो डेल्टा सी ऑफ मिक्सिंग एंड डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग को मिक्सिंग के इस रिलेशन से भी हम निकाल सकते हैं। और डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग फॉर आइडियल गैस, तो आइडियल मिक्सिंग तो 0 ही हो जाएगा, तो डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू -T डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग। तो अगर सेम गैस आइडियली मिक्स किया जाता है, जो भी अमाउंट हो, अगर ए गैस के साथ ए गैस को ही मिक्सिंग आइडियली मिक्सिंग किया जा रहा है, जितने भी अमाउंट हो उस पर डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग तब 0 हो जाएगा। तो अभी आते हैं क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। तो यहाँ पर ये वाला तो है मैक्सवेल स्क्वायर, तो इसे तो मैंने पहले ही बोला था कि इसे याद रख लेना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उतना मुश्किल नहीं है याद रख करना। तो आप देखो कि यहाँ पर ये H हो गया, तो H के टर्म्स पर आपको निकालना हो तो H के अगल बगल पर क्या है, प्रेशर और एंट्रोपी, तो ये PS आ गया, PS कांस्टेंट आ गया। ये स्मॉलर देन
और इक्वल टू 0 आएगा। ऐसे ही बाकी सारे फंक्शंस के लिए स्मॉलर देन एंड 0 आएगा, स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 0 आएगा, लेकिन फॉर प्रेशर एंड एंट्रोपी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 आएगा। तो मैंने आपको एक थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स का बता दिया, H का बता दिया, और बाकी सब यहाँ पर है। अभी S का बताता हूँ। ये देखो S के बगल पर यहाँ पर अगर सीधी लाइन पर देखो कि U है और V है, तो U एंड V कांस्टेंट है, तो ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। वैसे ही S के बगल पर H है और P है, ये वाला H है और P है, ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। वैसे ही आप बाकी टर्म्स को भी देख लो। यहाँ पर लगभग सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला मैंने डाल दिए हैं, और एग्ज़ाम के पहले इसे फिर से एक बार देख लेना कि आपको रिवीजन हो जाए। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, और उसके साथ बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर दो ताकि आपको आने वाले सभी अपडेट्स मिलती रहे।